बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 11th का। अवनीश कुमार बुलंदशहर से अवनीश कुमार ने ये मॉडल पेपर भेजा है। इसका कोड देख लेते हैं। जो कोड है इसका ये साइड में दिया हुआ है, ठीक है। 3 घंटे यहाँ पर समय है। 70 नंबर का पेपर होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और एमपी बोर्ड, राजस्थान, हरियाणा, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पैटर्न यूपी बोर्ड में कुछ इस तरह से चल रहा है कि 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न नए पैटर्न में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो केमिस्ट्री क्लास 11th का ये पेपर सॉल्व करेंगे। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट में जरूर लिखना अपने शहर या फिर अपने गांव का नाम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। जहां पर आवश्यक हो वहां पर रासायनिक समीकरण आपको देना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है कि बहुविकल्पी प्रश्न है 20, एक नंबर के 20 एमसीक्यूज हैं जिनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पर देना है, ठीक है। अपनी उत्तर पुस्तिका में देना है। उत्तर पुस्तिका मिले तो उत्तर पुस्तिका में ओएमआर शायद 11th क्लास में नहीं है, 10th में तो ओएमआर चलती है यूपी बोर्ड में। अभी अगर 11th में आएगी तो 11th में भी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना होगा। तो आसुत जल की मोलरता 55.56 मोलर होती है। तो यहाँ पर ये पहला वाला ऑप्शन सही है। फिर लिखा है 7.1 ग्राम क्लोरीन में, लेकिन ये 7.1 नहीं होगा, मिस प्रिंट है। 17 ग्राम क्लोरीन में ये हो जाएगा। 17 ग्राम क्लोरीन में, थोड़ा जूम करते हैं, देखो ध्यान से देखो। 17 ग्राम क्लोरीन में क्लोरीन के मोलों की संख्या क्या होगी? तो 17 ग्राम क्लोरीन में देखिए 17 तो हो गया इसका अणुभार, और इसका ग्राम में बार, और इसका अणुभार क्या हो जाएगा 34। तो जब 17 में 34 का हम भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5 आएगा। अब यहाँ पे साइड में आप देख लो 0.5 चौथा ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से सर्वाधिक अणुओं की संख्या किन में होगी? निम्न में अधिकतम अणुओं की संख्या किस में होगी? 44 ग्राम CO2 में, 48 ग्राम ओजोन में, 8 ग्राम हाइड्रोजन गैस में, या फिर 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस में। तो करना कुछ नहीं है, आपको सभी के मोल निकाल लेना, ठीक है। सभी के मोल निकाल लेना। मोल कैसे निकालते हैं? ग्राम में भार बटे उसका अणुभार। ग्राम में भार बटे उसका अणुभार हम करते हैं तो उसके मोल निकल आते हैं, ठीक है। जिसके सबसे अधिक मोल निकले उसके सबसे अधिक अणु होंगे, ठीक है। क्योंकि एक मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर, एवोगैड्रो नंबर के बराबर अणु होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल, कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या जो भी एवोगाड्रो संख्या, एवोगैड्रो नंबर आपने मोल कॉन्सेप्ट में समझा होगा। तो यहां पर जिसके सर्वाधिक मोल आएंगे उसी में अधिकतम अणुओं की संख्या होगी। इसके बाद H निगेटिव यानी कि हाइड्रोजन निगेटिव आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? अब हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, निगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ है तो 1s2 हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 1s2। अगला प्रश्न है कि जल में H और O का भारात्मक अनुपात कितना है? H2O में भारात्मक अनुपात क्या होगा? तो भारात्मक अनुपात कितना होता है? 1:8, 1:8 होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसके बाद आपको बताना है Fe2 पॉजिटिव यानी फेरस आयन में, और फेरस का जो आयरन है उसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है? 26। आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? अब चलो यहां पर कर लेते हैं हम Fe2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2,8 और बाहर 2 रख देंगे, कितने होगा यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितने रख देंगे हम 12, और कितने 26 होते हैं? 12 और 26 कितने होंगे? 12 दूनी 24, और 12 और 14 यानी 12 और 14 हो जाएंगे 26, ठीक है। तो अब इसका 2,8, 14,2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6 यहाँ तक कंप्लीट, 3s2, 3p6 और 3d कितने आएंगे? यहाँ पे आ गए 8 और 6, 3d6, 4s2। लास्ट में क्या है 3d6 और 4s2। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी के 5 कॉलम बना लेंगे, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन डालना है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव में पाए जाएंगे। और जो 4s2 लास्ट वाला है उसके इलेक्ट्रॉन
बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पर जो त्यागेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे फेरस आयन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है। तो अब इसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, या निकल 2 पॉजिटिव में, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में, या टाइटेनियम 2 पॉजिटिव में। इसके बाद लिखा है, निम्नलिखित में से किसकी त्रिज्या सबसे अधिक होगी। देखिए सभी सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 11 थे 1 त्याग दिया, इसमें 8 थे 2 ग्रहण कर लिए, 9 थे 1 ग्रहण कर लिया, 12 थे 2 त्याग दिए, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब त्रिज्या सबसे अधिक किसकी होगी, जिसका नाभिकीय आवेश सबसे कम हो, और नाभिकीय आवेश सबसे कम किसका होगा, जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम हो। तो ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, इसका 11, इसका 12। तो यहां पर किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी, तो ऑक्साइड आयन की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। यहां पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहीं पर अगर कहते हैं कि सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होती, तो छोटी त्रिज्या उसकी होती जिसका परमाणु क्रमांक यानी नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन की। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर उत्तर सही है ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अगला, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व कौन सा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला तत्व कौन सा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, यानी कि इनमें एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खर्च होगी, किसमें खर्च होगी सबसे अधिक ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में या क्लोरीन। जरा टीचर से अपने पूछेगा और फिर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वाला तत्व कौन सा है। आयनन विभव क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा आवश्यक होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में प्रवेश कराने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताइएगा, ठीक है, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, या फ्लोरीन की, या क्लोरीन की, आप पर छोड़ रहा हूं। इसके बाद SO2 और SO3 में सल्फर परमाणु पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, SO2 और SO3 में सल्फर का सल्फर पर संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 टाइप का पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा, sp और sp2 टाइप का, ठीक है, sp और sp2 टाइप का, इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे तो sp और sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। लेट मी चेक जी। तो इन दोनों में ही मैंने चेक किया, इसको मुझे कंफ्यूजन लग रहा था, तो इन दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। देखिए SO2 की संरचना कुछ इस प्रकार होगी, यहाँ पर दो जोड़े अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लोन पेयर यहाँ पर होगा। और SO3 की संरचना कैसी है, SO3 की संरचना थोड़ी ट्रायंगुलर टाइप की है, तीनों ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े होते हैं और हर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इन दोनों में ही कौन सा है संकरण, sp2 और sp2 टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, 10 का है बी वाला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, sp2 एंड sp2। इसके बाद किसका बंध कोण सबसे कम होगा, किसका बंध, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर इसकी स्पीशीज पॉजिटिव वाली, या नाइट्राइट आयन, कौन सा है, नाइट्राइट आयन या फिर नाइट्रेट आयन, किसके बंधन कोण सबसे कम होगा, किसका बंधन कोण सबसे कम होगा, ये आपको बताना है कि इनमें बंधन कोण सबसे कम किसका होगा। अब देखिए नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर तो है, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पे। अब यहां पर आपको बताना है, जरा कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन है, जरा पूछ के आप बता सकते हैं। मैं यहां पर आपको पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप पर छोड़ रहा हूं कि निम्न में से सबसे कम बंधन कोण किसका होगा। इसके बाद बेंजीन में पाई, सिग्मा और पाई बंधों का अनुपात क्या है। तो भाई बेंजीन बना लेते हैं C6H6 या फिर इस तरह से कर लें। देखिए C यहाँ पर 6 तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड हो गए और 6 हाइड्रोजन के पास बॉन्ड हो गए, तो यानी कि 12 कितने सिग्मा है, 6 ये और 6 ये, 12 सिग्मा बॉन्ड है, 12 सिग्मा है और 3 पाई हैं। तो इनको जब हम डिवाइड करेंगे, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे, 12 सिग्मा है, बेंजीन में कितने सिग्मा है, 12 सिग्मा है, 3 पाई है, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कितना अनुपात है, 1:4।
पाई और सिग्मा का ये अनुपात है, और सिग्मा बाई पाई का अनुपात क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4:1 यानी 4/1, तो यही 4। इसके बाद आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन में संबंध क्या है। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई, एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच। तो ये होता है सूत्र ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के हिसाब से कि डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा, डेल्टा ई बराबर डेल्टा एच प्लस पी डेल्टा वी। इसके बाद नेक्स्ट है, कपूर को वाष्पीकृत करने पर एंट्रोपी बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी जब ठोस से गैस की तरफ जाता है तो वहां पर उसकी एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि अव्यवस्था की माप बढ़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की, ब्रोमीन गैस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया कि डेल्टा एच का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। बताना है आपको। प्रबलतम अपचायक कौन सा है, प्रबलतम अपचायक कौन सा है, अपचायक जो इलेक्ट्रॉन किसी को प्रोवाइड करा सके, इलेक्ट्रॉन किसी को दे सके, इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से प्रोवाइड करा सके, तो वो कौन होगा, सीजियम होगा। कौन सा होगा, सीजियम होगा। और दुर्बलतम अपचायक कौन सा होगा, लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखेगा। तो सीजियम यहां पर प्रबलतम रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेना। अब क्या होगा, सल्फर की निकालनी है तो 2 हाइड्रोजन की मान लेते हैं, 2x 2 यानी सल्फर की x मानी है तो 2x माइनस यहाँ पे कितने हो जाएगा, 16 बराबर 0। 16 को उधर ले जाएंगे तो +16 माइनस 2 बराबर 2x, तो यहाँ पे 14, तो +7। ये वाला ऑप्शन सही है। कितनी है, +7। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, एसिटिलीन अणु में कितने पाई और कितने सिग्मा है। तो एसिटिलीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं C2H2, तो 1 पाई 4 सिग्मा। ठीक है, 4 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड में 1 पाई और 2 सिग्मा होते हैं, बाकी 2 सिग्मा बीच में हो जाएंगे। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, पता नहीं, ये रहा, यहां पर 1 पाई 2 सिग्मा, यहां पर 1 सिग्मा, यहां पर 1 सिग्मा, तो 4 सिग्मा 1 पाई, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, NO2 पॉजिटिव। ठीक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक हो जाएगा, क्योंकि ये वहां पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। तो ये नाभिक स्नेही मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन स्नेही अभिकर्मक है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे यहाँ BF3 हो गया, SO3 हो गया, R3N हो गया, यहाँ पर ये भी नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, लेकिन ये न्यूट्रल नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक इसके ऊपर अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा NO2 पॉजिटिव। इसके बाद IUPAC पद्धति में CH3 का होल 4 और C का पूरा नाम क्या है, देखिए स्ट्रक्चर बना लेते हैं, CCH3, इसके बाद CH3, इसके बाद CH3 और इसके बाद CH3। कोई भी चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये प्रोपेन हो गया, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन। कौन सा ऑप्शन है, 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, देखिए 2-3 बिल्कुल एट रैंडम जो क्वेश्चन सॉल्व हो गए वो आपने देख लिए, 1-2 क्वेश्चन इसमें इधर उधर थोड़ा हो रहा है कंफ्यूजन, वो आप देख लेंगे, उसका क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद ये है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि 20% भारानुसार K2CO3 विलयन में मोललता की गणना कीजिए। आफबाउ का नियम, पूरा वीडियो बनाया है मैंने आफबाउ का नियम। दीर्घाकार आवर्त सारणी की 2 उपयोगिताएं बताइए, दीर्घाकार आवर्त सारणी की 2 उपयोगिताएं बतानी है। अगले पेज पे चलते हैं, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसके अणु बंधे होते हैं, इसीलिए सामान्यतः द्रव अवस्था में होते हैं। HCl के द्रव अवस्था में नहीं रहते, HCl गैस में भी परिवर्तित हो जाती है, एसिड के फॉर्म में भी रहती है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली होती है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 3 में दहन ऊष्मा को उदाहरण से समझाना है, और इसके बाद
रेखांकित परमाणुओं में ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर निकाली थी H2SO8 में +7 निकली थी, यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर 1 और इसकी हमें मान लेनी है, S की निकालनी है, अंडरलाइन है तो X, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर -1, जितना चार्ज उसको बराबर के रख देते हैं, प्लस -6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और +6 से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, प्लस के 5 बचेंगे। एक और फिर उधर ले जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ पर +4 सल्फर की ऑक्सीडेशन निकल के आएगी। इसमें जरा आप निकाल के बताओ। ऊपर भी यहाँ पर एक प्रश्न था जहाँ पर H2SO8 में +7 हमने निकाली थी, तो +7 यहाँ पर भी आएगी, +7 यहाँ पर भी आएगी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, थ्योरी, पहले चैप्टर का प्रश्न। इसके बाद क्रोमियम 3 पॉजिटिव और मैग्नीज 3 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर प्रत्येक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बताइए। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, पूरा वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, कोई 3 करना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एनी 3। इसके बाद एक यौगिक में दिया है कैल्शियम कितना है 36%, क्लोरीन 64%, तो यौगिक का मूल्यानुपाती सूत्र बताइए। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आता ही आता फर्स्ट ईयर में, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक क्यों है, यह आता है। इसके बाद सजातीय श्रेणी क्या है समझाइए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 दिए हैं, देखिए इस प्रश्न में 4 दिए हैं, करने कोई 3 है, करने कोई 3 है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कोई 3 करने हैं, यहाँ पर दीर्घ या लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर देखिए कोई 3 करने हैं। क्या प्रश्न है कि क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, और कौन सी होती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। 4 N L M S, पूरा आप यहाँ पर क्वांटम संख्याओं को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रत्येक का नाम और संकेत दीजिए, ठीक है, नाम और संकेत। संक्रमण तत्व, नाम और संकेत मैंने आपको बताया। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो, प्रमुख गुणों का वर्णन करो, तो गुण सिंपल है डी ब्लॉक के, आप पढ़ सकते हैं चैप्टर में, डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व जो है। इसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड में अंतर क्या है, ये किस प्रकार बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं इस तरह की ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, यानी पी ऑर्बिटल की हेड ऑन ओवरलैपिंग से, शीर्ष ओवरलैपिंग से बनते हैं। और जो पाई बॉन्ड बनते हैं वो पार्श्व ओवरलैपिंग से बनते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पाई बॉन्ड होते हैं उसमें इतनी ओवरलैपिंग नहीं होती जितनी सिग्मा बॉन्ड के हेड ऑन ओवरलैपिंग में होती है। यही कारण है कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, पाई वीक होते हैं। इसके बाद निम्नलिखित के आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो भैया आईयूपीएसी नाम लिखना है तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल 2, यहाँ पर ऑल लगा है 2 में, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये कीटोन है, कौन सा है, कीटोन है, तो यहाँ पर क्या है, ये मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन, मेथॉक्सी 1 मेथिल एथेन, सॉरी कीटोन नहीं है, ईथर है, माफ कीजिए, यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O, ये ईथर ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया मेथॉक्सी और 1 मेथिल एथेन, 2 है एथेन। इसके बाद अगला है 1-2 कर लो, 2 इन प्रोपेनोइक अम्ल, 2 इन प्रोपेनोइक अम्ल, या इस तरह से कर सकते हैं प्रोपेन 2 इनोइक अम्ल, प्रोपेन 2 इनोइक अम्ल कर देंगे, इनोइक एसिड कर देंगे, इस तरह से। रूल पता होंगे तो समझ में आ रहा होगा, रूल नहीं पता होंगे तो नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एल्डिहाइड लगा हुआ है, 2 मेथिल प्रोपेनल, एल लगाते हैं, 2 मेथिल प्रोपेनल, क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका नाम, 2 मेथिल और क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब रूल नहीं पता होंगे तो नहीं समझ में आएगा, रूल पता होंगे, रूल सीख लेना, रूल पर एक वीडियो ले आऊंगा अच्छा सा। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कच्चकों का संकरण बताना है, sp मेथेन में बता सकते हैं, sp2 एथिलीन में, sp3 एसिटिलीन में बता सकते हैं, ठीक है। 2 प्रश्न करना है, हर प्रश्न 10 नंबर का। इसके बाद अगर ये संकरण वाला नहीं आता है, ठीक है, संकरण वाला नहीं आता है तो अथवा में विकल्प है कि उपसहसंयोजक बॉन्ड, यानी ये तीर वाला बॉन्ड समझाना, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया गया, वो वाला, और अनुनाद रेजोनेंस समझाना है। अगर ये वाला प्रश्न नहीं करना, कोई एक करना है,
टिप्पणी वाला कर लो या फिर ये वाला संकरण वाला कर लो, तीनों संकरण आपको SP2 और SP3 समझाने। इसके बाद हैश का नियम तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, फर्स्ट ईयर में हर एक पेपर, हर कोड के पेपर में मिल जाएगा। नहीं आता है इसका नियम तो संभवन ऊष्मा एंट्रोपी आप समझा सकते हैं, एंट्रोपी और संभवन, एंट्रोपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न फिर है, आगे आप देख सकते हैं कि 5-5 नंबर के 2 प्रश्न यहां से करने हैं। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से ये समीकरण संतुलित करना है, आयन इलेक्ट्रॉन विधि से। इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता में क्या अंतर है ये बताना, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर। मुक्त मूलक बता सकते हैं कि समान विदलन से जो बॉन्ड बनते हैं मुक्त मूलक, और मुक्त मूलक और आयन में क्या अंतर है। और नहीं आता मुक्त मूलक और आयन में अंतर, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जो कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उसमें मुक्त मूलक और आयन के बीच अंतर होगा। नहीं आता तो 0.42 ग्राम कार्बनिक यौगिक के दहन से 0.924 ग्राम CO2 प्राप्त हुई जेल्डाल या केल्डाल विधि द्वारा नाइट्रोजन के निर्धारण में 0.208 ग्राम कार्बनिक यौगिक से प्राप्त अमोनिया का पूर्ण उदासीनीकरण करने के लिए 30 ml N/20 H2SO4 की आवश्यकता हुई। यौगिक में कार्बन और नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा। केल्डॉल मेथड आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, तभी कर पाएंगे। तो ये पूरा पेपर था, सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है, नया पैटर्न है, अच्छा पेपर था, सॉल्व कर लेना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होते हैं, हेस का नियम हो गया, पाउली का अपवर्जन नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, एंट्रोपी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संकरण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर प्रश्न आते हैं। इसके अलावा स्ट्रक्चर और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और क्वांटम संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको नहीं छोड़ना है। IUPAC के रूल आपको आने ही चाहिए, फर्स्ट ईयर में हो, जब 12th में जाओगे तो वहां पे काम आएंगे। और D ब्लॉक और P ब्लॉक का जितना है वो आपको पढ़ना है, और एंट्रोपी वाला चैप्टर आपको अच्छे से करना है, और ऑक्सीडेशन नंबर और हेस वगैरह का जो नियम है ये तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। क्या बिल्कुल नहीं छोड़ना मैं बताता हूँ, हेस का नियम, क्वांटम संख्या, हाइजेनबर्ग का नियम, हुंड का नियम, इसके बाद कॉपर और क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने निकलते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मोल अवधारणा क्या है, एक मोल में कितने अणु, परमाणु या आयन होते हैं। इसके बाद आपको परमाणु मोल निकालने आने चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए, संकरण निकालना आना चाहिए, त्रिज्या निकालने आनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट पक्का करोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, 12th में भी जाओगे, नीट वगैरह भी दोगे तब भी कर लोगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल भी है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अवनीश ने बुलंदशहर से भेजा इसलिए इसका धन्यवाद। सॉल्यूशन पूरा कॉपी पेन पर भी लाएंगे, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक और 100 कॉमेंट अगर आते हैं सॉल्यूशन के लिए तो इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो बच्चों।